नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आते हैं, टॉपिक का नाम है प्रमुख पर्यावरण सम्मेलन एवं प्रोटोकॉल, जिसे कि हम इन्वायरमेंट कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स भी बोलते हैं। इस टॉपिक के ऊपर कंप्लीट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। ये वीडियो ऐसा रहने वाला है कि आपको पूरे यूट्यूब पर किसी भी बुक में या किसी भी कोचिंग में ऐसा कॉन्टेंट नहीं मिलेगा। आप एक बार सैम्पल देख लीजिए, फिर आप खुद बोलोगे कि जो आपके लिए क्वालिटी लेकर आया हूँ किस प्रकार का है। कोई भी जो कन्वेंशन या सम्मेलन आएगा, पहले मैं आपको थ्योरी से समझाऊंगा, ठीक है, ताकि आप हर एक टाइप के क्वेश्चंस के आंसर दे सको। उसके बाद जो एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं बार बार, वो मैं आपको साथ में ही करवा दूंगा। उसके बाद जैसे दूसरा सम्मेलन आएगा या दूसरा कन्वेंशन आएगा, वो आपको पढ़ाऊंगा। जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन आ गया, उसके बाद जो भी इसकी डिटेल है वो आपको बताऊंगा। साथ में जो भी एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर में आए हैं वो साथ में ही आपको करवा दूंगा, ठीक है। छोटी सी वीडियो रहेगी, लेकिन आप डन मानिए कि एग्जाम में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। ये आपके रवि सर का वादा है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। पहला हमारा जो कन्वेंशन है, यानी कि पहला जो हमारा सम्मेलन है, वो है रामसर कन्वेंशन। पता होना चाहिए कब हुआ था, 1971 में हुआ था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे आर्द्र भूमियों पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। तो ये क्लियर हो गया कि जो रामसर कन्वेंशन है, इसका संबंध किससे है? आर्द्र भूमियों के संरक्षण से है। आर्द्र भूमियों को हम वेटलैंड्स भी बोलते हैं। अगर हम बात करें कि जो रामसर कन्वेंशन है, इसकी स्थापना कब हुई? 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में इस पर हस्ताक्षर किए गए। यह संधि 21 दिसंबर 1975 से वैश्विक स्तर पर प्रभावी हुई। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको कि इस संधि की स्थापना 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर पर हस्ताक्षर हुए, ठीक है। रामसर शहर में हस्ताक्षर हुए और ये लागू कब से हुई? 1975 से लागू हुई। तो दोनों डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हस्ताक्षर का और ये संधि कब से प्रभावी हुई? 1975 से। भारत कब इस कन्वेंशन का हिस्सा बना? तो भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस पर हस्ताक्षर किए। ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि आर्द्र भूमियों से ही संबंध है रामसर। तो देखिए, हर साल 2 फरवरी को आर्द्र भूमियों के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। बात करेंगे रामसर कन्वेंशन का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सचिवालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में स्थित है। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे ना, वो मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए। आगे हम बात करते हैं कि भारत में ना प्रेजेंट में कुल 99 रामसर स्थल हैं। देखिए, जब मैं आपके सामने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मई 2026 में, तब तक तो 99 रामसर स्थल है, ठीक है। आगे जाके बढ़ भी जाएंगे ये। उत्तर प्रदेश का जो शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य है, अलीगढ़ में है, ये अप्रैल 2026 में भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया। कुछ और फैक्ट हम जानेंगे। अगर हम बात करें सर्वाधिक स्थल वाला राज्य कौन सा है रामसर स्थल वाला, तो तमिलनाडु है, 20 है यहाँ पर, पहले स्थान पे है। इसके बाद उत्तर प्रदेश आता है 12 रामसर स्थल के साथ। अगर हम बात करें कि रामसर स्थलों में भारत का एशिया में स्थान क्या है, तो देखिए, भारत जो है एशिया में पहले नंबर पे है, दुनिया में तीसरे स्थान पे है, यूके और मैक्सिको के बाद। अगर हम बात करें भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा। सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? हिमाचल प्रदेश का रेणुका आर्द्र भूमि। इसी के साथ बात करेंगे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की। तो वर्तमान में भारत के 2 स्थल जो हैं, जैसे लोकटक झील हो गया मणिपुर में और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि रामसर कन्वेंशन है क्या। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको करवा दिए, ताकि कभी भी एग्जाम में अगर आपसे ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन भी आ जाए ना, ठीक है, जिसके आंसर मल्टीपल होते हैं, तो आप बिल्कुल आंसर आसानी से दे पाओ। अब हम देख लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि रामसर कन्वेंशन से एग्जाम में आए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि पर एक अंतर सरकारी संधि किस वर्ष और किस देश में अपनाई गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1971 में और ईरान देश में। यह आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो किसके संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है? तो मैंने आपको ऊपरी क्लियर किया था, इसका संबंध आर्द्र भूमि से है, ठीक है, यानी कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में क्षेत्रीय कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्र भूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन लागू हुआ? तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछा गया है कि बताओ, भारत ने रामसर संधि है,
यानी कि इस पे कब हस्ताक्षर किए थे, तो 1982 में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये देखिए, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया था। देखो भारत जो है 1 फरवरी 1982 को इस पर हस्ताक्षर किए थे। मतलब क्वेश्चन जो आएंगे वो आपको इसी में से देखने को मिलने वाले हैं। तो जो आपको थ्योरी करवा रहा हूँ ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे स्टॉकहोम सम्मेलन। एग्जाम में इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन से, ठीक है। 1972 में हुआ था, ये आपने ध्यान रखना है। तो देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन, जिसे आधिकारिक तौर पर मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहा जाता है, आधुनिक पर्यावरण आंदोलन के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है स्टॉकहोम सम्मेलन को, क्योंकि यह पर्यावरण संरक्षण पर दुनिया का पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। इसमें 122 देशों ने भाग लिया था। अगर हम बात करें कि जो स्टॉकहोम सम्मेलन है कब हुआ था, 5 से 16 जून 1972 को हुआ था स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। कहाँ पर? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था, इसलिए इसको स्टॉकहोम सम्मेलन कहते हैं। 1972 में ये हुआ था। थीम एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ, ये थीम रही है स्टॉकहोम सम्मेलन की। अगर हम बात करें स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में और भारत की भूमिका क्या है इसमें, तो देखिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी ने इसमें भाग लिया और प्रसिद्ध नारा दिया कि गरीबी सबसे बड़ा प्रदूषक है। क्या? गरीबी सबसे बड़ा प्रदूषक है। ये नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी जी ने दिया था। किस सम्मेलन में? स्टॉकहोम सम्मेलन में। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा गया है। देखिए मैं आपको बार बार ये नहीं बोलूँगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ये अपने दिमाग में फिट कर लो कि आपके रवि सर जो कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं वही थ्योरी ऐड करते हैं जो अपने आप में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसलिए आप खुद कंटेंट देख ही रहे हो, ठीक है, मेरे बोलने की तो ज़रूरत है ही नहीं आपको। अगर हम बात करें स्टॉकहोम सम्मेलन के प्रमुख परिणाम की, इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पर्यावरण की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? UNEP का, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन किया गया स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान। अगर हम बात करें, हर साल जो 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं ना, इन्वायरमेंट डे मनाते हैं, मनाने का निर्णय भी लिया गया स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद ही। 26 सिद्धांतों वाला एक स्टॉकहोम घोषणा पत्र अपनाया गया जिसने स्वस्थ पर्यावरण को मानवाधिकार से जोड़ा। अब देखिए ये तीनों पॉइंट मैंने आपको बताया ना, ये तीनों पॉइंट्स में से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी आपको प्रूफ देने वाला हूँ मैं। तो देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन करवा दिया मैंने आपको, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी करवा दिए। अब हम देखते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन से कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। चाहे SSC की तैयारी कर रहे हो, UPSC की तैयारी कर रहे हो, रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, CDS, NDA, FCAT या किसी स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो, पुलिस पटवारी की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है, क्योंकि GK तो हर एग्जाम में आ ही रहा है अब तो देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन का जो पहला क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर में, स्टॉकहोम में आयोजित पर्यावरण के संबंध में पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो ये कब हुआ था सम्मेलन? ये राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 जून 1972 को। ये आपने ध्यान रखना है और इसीलिए हम मनाते हैं ना 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 1972 में मानव पर्यावरण पर आयोजित स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में कितने सिद्धांतों का सूत्रीकरण किया गया? तो देखो ऊपर मैंने आपको करवाया था यहाँ पे 26 सिद्धांत है ना, तो यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 26। ये आपको ध्यान रखना है। 1972 में मानव पर्यावरण पर आयोजित स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में 26 सिद्धांतों का सूत्रीकरण किया गया। अगला क्वेश्चन है, स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2001। ये आपको ध्यान रखना है। स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम समझौते पर जो हस्ताक्षर हुए थे 2001 में हुए थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाने की घोषणा किस सम्मेलन में की गई थी? बहुत आसानी से आप जवाब दे दोगे इसका। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी स्टॉकहोम सम्मेलन। विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाने की घोषणा स्टॉकहोम सम्मेलन में की गई थी। ये भी मैंने आपको ऊपर बता दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन इसी में से आ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्टॉकहोम सम्मेलन का मुख्य नारा क्या था? तो देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन का जो मुख्य नारा था वो था केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ, जो है ये स्टॉकहोम सम्मेलन का मुख्य नारा था।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, स्टॉकहोम सम्मेलन के मद्देनज़र भारत सरकार ने किस वर्ष में पर्यावरण योजना और समन्वय पर राष्ट्रीय समिति का गठन किया? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1972 में। भारत सरकार ने 1972 में पर्यावरण योजना और समन्वय पर राष्ट्रीय समिति का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम सम्मेलन का आधिकारिक नाम क्या था? तो देखिए, स्टॉकहोम सम्मेलन का जो आधिकारिक नाम है वो है मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यानी कि UNCHE। इंग्लिश में क्या होगा? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट। ये आधिकारिक नाम था स्टॉकहोम सम्मेलन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। स्टॉकहोम सम्मेलन के परिणाम स्वरूप किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई? इसका आंसर भी आप बहुत अच्छे से दे दोगे। मैंने आपको 3 पॉइंट करवाए थे ना, परिणाम क्या निकले थे। एक तो ये था, मैंने आपको बताया था कि पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा 5 जून को, 26 सूत्र बताया था, और मैंने आपको एक और बताया था यहाँ पे संगठन की स्थापना हुई थी। तो उसी संगठन की बात हो रही है, वो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ये आपने ध्यान रखना है, UNEP शॉर्ट में हम बोलेंगे, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, भारत की ओर से स्टॉकहोम सम्मेलन में किसने भाग लिया और संबोधित किया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। ये आपने ध्यान रखना है, भारत की ओर से स्टॉकहोम सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया और संबोधित किया था। और इन्होंने जो नारा दिया, मैंने आपको ऊपर करवाया था ना, ठीक है, जो कि था गरीबी सबसे बड़ा प्रदूषक है, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये नारा किसने दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। क्वेश्चन है हमारा, गरीबी प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है, यह प्रसिद्ध कथन स्टॉकहोम में किसने दिया? तो वही क्वेश्चन आ गया जो ऊपर करवाया मैंने आपको। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। तो आपने ये देखे कि स्टॉकहोम सम्मेलन से कितने सारे क्वेश्चंस आए थे, और अब आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जब भी आगे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्टॉकहोम सम्मेलन से, आप बिल्कुल सही आंसर करके आओगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibooks.pdf.com ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs के साथ, एक बार आप ये सैम्पल देख सकते हो। कुछ इस प्रकार का सैम्पल रहता है, फ़ोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, MCQ फॉर्मेट में। ravibooks.pdf.com पर मिल जाएगा। 2025 का करंट अफेयर्स चाहिए या फिर आपको जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर्स चाहिए, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? ravibooks.pdf.com वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, हमारा मोबाइल नंबर है 9888749999, ठीक है, इसे आप सेव कर लीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट चाहिए, करंट अफेयर्स नोट चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, जीके जीएस का पेड वीडियो या जीके जीएस का नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, वेबसाइट है raviaditipublication.com, ठीक है। यहाँ से आपको हमारा जीके जीएस का 25,000 जीके जीएस का बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में, कोई भी बुक चाहिए आपको raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए, जो नेक्स्ट कन्वेंशन आ गया है वो आ गया है साइट्स कन्वेंशन, ठीक है। साइट्स कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे तो देखिए, साइट कन्वेंशन जो है इसे हम वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बताओ कि किस कन्वेंशन को, किस सम्मेलन को वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है? आप बोलोगे साइट्स, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी मैं आपको बताने वाला हूँ अभी नेक्स्ट पॉइंट में। तो देखिए, साइट्स कन्वेंशन, जिसे वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, वन्य जीवों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय अवैध व्यापार को रोकने के लिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली समझौता है। वर्तमान में 185 देश जो हैं इसके सदस्य हैं। पूरा नाम की बात करेंगे तो देखिए, साइट्स का फुल फॉर्म क्या है? हिंदी में बात करेंगे, वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन। इंग्लिश में कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। ये है क्या? साइट्स का फुल फॉर्म। ये आपने ध्यान रखना है। हिंदी में भी बता दिया मैंने आपको और इंग्लिश में भी बता दिया। स्थापना की बात करेंगे, 1973 में वॉशिंगटन DC में हस्ताक्षर हुए थे, इसीलिए इसको हम वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं। देखिए, हस्ताक्षर कब हुए? 1973 में वॉशिंगटन DC में, इसीलिए इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं। 2 डेट इंपॉर्टेंट होती है, एक तो हस्ताक्षर कब हुए और एक लागू कब हुआ। तो ये कन्वेंशन कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 1975 से। और भारत ने कब हस्ताक्षर किया या भारत कब सदस्य बना, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें साइट्स कन्वेंशन का सचिवालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है, ये आपने ध्यान रखना है।
अब हम देख लेते हैं ये जो साइट्स कन्वेंशन है, इसमें से जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं वो हम कर लेते हैं। तो आगे ना थोड़ा सा थ्योरी और भी रह गया, वो भी हम देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि भारत ने कब हस्ताक्षर किए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए भारत ना 1976 में साइट्स का सदस्य बना। भारत में वन्यजीव अधिनियम 1972 के माध्यम से साइट्स के नियमों को सख्ती से लागू किया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। अधिनियम भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो कौन सा है? वन्यजीव अधिनियम 1972। मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं साइट्स कन्वेंशन के। यह सुनिश्चित करना कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा ना हो। वन्य जीवों के अंगों जैसे हाथी के दांत हो गए, खाल, सींग हो गए, कि अवैध शिकार और तस्करी पर लगाम लगाना। ठीक है, मतलब जो भी वन्य जीव होते हैं ना, उनके अंग हो गए, जैसे हाथी का दांत की तस्करी होती है, कोई भी जो जानवर उसकी खाल होती है, गैंडे की सींग की जो अवैध तस्करी होती है, इस पर लगाम लगाना। पौधों और औषधीय जड़ी बूटियों के अनियंत्रित व्यापार को रोकना, ये भी साइट्स कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य रहा। अब देखिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है साइट्स कन्वेंशन का वो ये है, साइट्स अंतर्राष्ट्रीय संधि किससे संबंधित है? ठीक, किससे रिलेटेड है ये? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, बताओ इनमें से। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, संकटापन पौधों और जानवरों का संरक्षण, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल, इससे संबंधित है साइट्स अंतर्राष्ट्रीय संधि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत किस वर्ष वन्य जीवों और वनस्पतियों के संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करता बना? मैंने करवा दिया है ऊपर आपको। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1976 में, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन लुप्तप्राय प्रजातियों में अवैध व्यापार के नियंत्रण से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, साइट्स सम्मेलन, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, साइट्स कन्वेंशन का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए साइट्स कन्वेंशन का जो फुल फॉर्म है वो ये है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। ये भी फुल फॉर्म है इसका, जो ऊपर मैंने आपको बताया ना, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, ये भी इसी का फुल फॉर्म है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। साइट्स कन्वेंशन को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो देखिए साइट्स कन्वेंशन को ना वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो हस्ताक्षर हुए थे वाशिंगटन डीसी में हुए थे। वाशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, साइट्स कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे और यह प्रभावी कब हुआ? तो मैंने आपको बोला था ना कि दो डेट ध्यान रखनी, एक तो हस्ताक्षर कब हुए और एक प्रभावी कब हुआ। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? ऑप्शन बी, 1973 में हस्ताक्षर हुए थे और 1975 में प्रभावी हुआ, ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। साइट्स का सचिवालय कहाँ स्थित है? देखिए साइट्स का जो सचिवालय है ये है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में साइट्स का सचिवालय है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको ये भी करवा दिया कंप्लीट, ये जो साइट्स वाला जो कन्वेंशन था ये भी करवा दिया। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो नेक्स्ट कन्वेंशन है वो है ब्रुंडलैंड रिपोर्ट 1987। ब्रुंडलैंड रिपोर्ट, जिसे आधिकारिक तौर पर हमारा साझा भविष्य यानी कि आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से भी जाना जाता है, पर्यावरण और विकास के इतिहास में एक युगांतरकारी दस्तावेज है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। इसे आधिकारिक तौर पे क्या कहा जाता है? हमारा साझा भविष्य यानी कि आवर कॉमन फ्यूचर। किसे? ब्रुंडलैंड रिपोर्ट को। एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है, आप इसको इसकी थीम भी बोल सकते हो। इसे 1987 में विश्व पर्यावरण और विकास आयोग यानी कि WCED द्वारा जारी किया गया था। ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, किसने जारी किया था? विश्व पर्यावरण और विकास आयोग द्वारा। अध्यक्षता की बात करेंगे, इस आयोग की अध्यक्षता नॉर्वे के तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम ब्रुंडलैंड ने की थी। उन्हीं के नाम पर इसे ब्रुंडलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है। आई होप आपको ब्रुंडलैंड रिपोर्ट के बारे में क्लियर हो गया। और इसे किसने जारी किया? WCED ने, विश्व पर्यावरण और विकास आयोग ने। और इसका नाम ब्रुंडलैंड रिपोर्ट क्यों पड़ा ये भी मैंने आपको बता दिया। आगे हम देखते हैं, इस रिपोर्ट ने पहली बार सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को वैश्विक स्तर पर परिभाषित और लोकप्रिय बनाया। ये
पॉइंट जो मैंने आपके सामने लिखे हैं ना, एग्ज़ाम में 25 से ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, किस रिपोर्ट ने, ब्रुडलैंड रिपोर्ट ने सतत विकास को यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को वैश्विक स्तर पर परिभाषित और लोकप्रिय बनाया। सतत विकास की परिभाषा देख लेते हैं, क्या होता है सतत विकास। ठीक है, तो ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को इस तरह पूरा करे कि भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता के साथ समझौता ना हो। अब एमसीक्यूज़ देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, ब्रुडलैंड रिपोर्ट या ब्रंटलैंड रिपोर्ट का शीर्षक क्या है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर जो है ये शीर्षक है ब्रुडलैंड रिपोर्ट का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, प्रसिद्ध ब्रंटलैंड रिपोर्ट या बोलो ब्रुडलैंड रिपोर्ट जिसे हमारा साझा भविष्य भी कहा जाता है, किस आयोग का परिणाम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व पर्यावरण और विकास आयोग, WCED बोलते हैं शॉर्ट में, इंग्लिश में होगा वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। ब्रंटलैंड रिपोर्ट या बोलो ब्रंटलैंड रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य ने औपचारिक रूप से किस प्रमुख अवधारणा को पेश किया जिसे भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौते किए बिना वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करने के रूप में परिभाषित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सतत विकास, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। सतत विकास शब्द यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द जो है निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट ने अधिक लोकप्रिय बनाया। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रुडलैंड रिपोर्ट, ये आपने ध्यान रखना है। तो जितने भी ब्रुडलैंड रिपोर्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, पूरा थ्योरी से भी आपको समझा दिया और मैं आपको बताना चाहता हूँ थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, क्योंकि इसमें से जितने भी पॉइंट मैंने आपको करवाए हैं ना एग्जाम में, इसमें से आपसे ऑप्शन डिपेंडेंट वाले क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ठीक है, और आपने देखा कि जितने भी MCQs प्रीवियस ईयर में आए हैं सभी कुछ थ्योरी से ही आ रहा है। और आपसे ना मैं एक छोटा सा फेवर लेना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ जैसे मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ और आप देख रहे हो करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन 90% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब तक आए भी हैं क्योंकि इस लेवल का मेहनत मैं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए एक GK GS की सीरीज़ स्टार्ट करूँ, 11,000 GK GS की सीरीज़, जिसमें कि हर वीडियो में मैं आपको 100 MCQs करवाऊँ। ठीक है, और ये जो सीरीज़ अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, आप इंडिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे देना, आपको जो GK के क्वेश्चन है ना इसी सीरीज़ में से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो भी साथ में प्रोवाइड करूँगा, वीडियो तो दूंगा ही आपको यूट्यूब पे, टेस्ट भी दूंगा और साथ में PDF भी दूंगा। तो अब मुझे आप बताना कि क्या आपको 11,000 GK GS की नीड है, क्या आप ये चाहते हो कि मैं इस सीरीज़ को जल्द से जल्द आप सभी के लिए शुरू करूं ताकि GK का क्वेश्चन भी आपका कोई बाहर ना जाए। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए ये सीरीज़ बहुत जल्द स्टार्ट कर सकूं। बढ़ते हैं नेक्स्ट समझौते के ऊपर, नेक्स्ट कन्वेंशन के ऊपर। ये है वियना समझौता। क्या बोलेंगे इसको, वियना समझौता या वियना कन्वेंशन 1985। तो देखिए 1985 का जो वियना समझौता है मुख्य रूप से ओजोन परत के संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर के लिए किया गया एक ऐतिहासिक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है। यह संधि ओजोन परत की रक्षा के लिए देशों के बीच वैज्ञानिक अनुसंधान, सूचनाओं के आदान प्रदान और निगरानी के लिए एक रूपरेखा तैयार करती है। तो क्लियर हो गया ना आपको कि जो वियना समझौता है किससे संबंधित है, मेनली ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। अब ओजोन लेयर क्या है, ओजोन लेयर ना समताप मंडल के ऊपर एक हमारी एक लेयर, प्रोटेक्शन लेयर है जो कि सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है ना काफ़ी हानिकारक, उससे हमें बचाती है। तो इसी परत के संरक्षण से संबंधित है वियना समझौता, क्योंकि ना अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया है कि इसमें ना एक होल होता जा रहा है। ठीक है, ये जो हमारा ओजोन लेयर है ये डिप्लीट होता जा रहा है, इसी के संरक्षण से संबंधित है वियना समझौता। अगर हम बात करें स्थापना कब हुई थी वियना समझौता की, इस समझौते पर 22 मार्च 1985 को हस्ताक्षर किए गए थे। 22 मार्च 1985 को हस्ताक्षर हुए थे। लागू कब हुआ, यह समझौता 22 सितंबर 1988 से प्रभावी हुआ। यह आपने ध्यान रखना है। मुख्य उद्देश्य क्या है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित करना और पर्यावरण व मानव स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब देखिए फ्रेंड, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना इससे जुड़े हुए जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है वियना कन्वेंशन मुख्य रूप से किसके संरक्षण से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ओजोन परत। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन को किस वर्ष अपनाया गया था, तो देखिए वियना कन्वेंशन जो है इसे अपनाया गया था 1985 में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 1985 में वियना कन्वेंशन को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है वियना कन्वेंशन किस तारीख को लागू हुआ था। तो देखिए वियना कन्वेंशन जो है ये लागू हुआ था 22 सितंबर 1988 को। ये आपने ध्यान रखना है।
आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो वियना समझौता है, यहाँ पे मैंने आपके एक लाइन ऐड नहीं करी, वो मैं कर देता हूँ अभी, कि इसका नाम वीना समझौता क्यों पड़ा। तो देखिए इसका नाम ना वीना समझौता इसलिए पड़ा क्योंकि यह ऐतिहासिक सम्मेलन जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं बोला मैंने, ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना में आयोजित किया गया था। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। बढ़ते हैं आगे हम। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, डबल स्टार मार्क कर लेना, बिल्कुल डिटेल में आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की हम बात करेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों के उत्पादन और उपभोग के चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ठीक है। इसका जो मेन जो एम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का वो क्या है, जो ओजोन परत को जो नष्ट करने वाले पदार्थ होते हैं उसके उत्पादन और उपभोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने से संबंधित है ये। इसे पर्यावरण के क्षेत्र में अब तक की सबसे सफल संधि माना जाता है। यह एकमात्र ऐसी वैश्विक संधि है जिसे दुनिया के सभी 198 देशों ने अपनाया। कहीं पे आपको 197 भी मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट संधि है ये। हस्ताक्षर कब हुए? 16 सितंबर 1987 को। इसलिए 16 सितंबर को प्रतिवर्ष हम विश्व ओजोन दिवस भी मनाते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया ना, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इस पे हस्ताक्षर कब हुए थे? 16 सितंबर 1987 को। इसलिए हम हर साल इस दिन को सम्मान देने के लिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस यानी कि वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं। कब से प्रभावी हुआ ये प्रोटोकॉल, ये संधि? 1 जनवरी 1989 से। ये भी चीज़ क्लियर हो गई ना आपको। मैंने कहा था 2 डेट आपको याद रखनी है, 2 नहीं 3 डेट, कि हस्ताक्षर कब हुए और वो जो हस्ताक्षर हुए थे प्रभावी कब से हुआ और भारत ने कब हस्ताक्षर किए, ठीक है। तो भारत जो है 1992 में इस प्रोटोकॉल का सदस्य बना, ये आपको ध्यान रखना है। इसका लक्ष्य क्या है? ओजोन परत की रक्षा करना ताकि सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी तक ना पहुँचे। आगे हम बात करेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की ही। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि इस संधि के कारण ओजोन छिद्र अब धीरे धीरे भर रहा है और 2060 के दशक तक यह पूरी तरह से ठीक हो सकता है। तो क्लियर हो गया ना आपको कि ये संधि इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और इसका परिणाम क्या हुआ, ये भी मैंने आपको बता दिया। ओजोन परत क्या है ये देखिए। ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित ओजोन गैस की एक रक्षात्मक परत है। यह सूर्य की हानिकारक जो पैराबैंगनी किरणें होती हैं, पैराबैंगनी विकिरण बोल लो, अल्ट्रावायलेट रेज बोल लो, को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। अब हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये संबंधित है, बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सीएफसी में कमी। सीएफसी क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओजोन परत संरक्षण, ओजोन क्षयकारी पदार्थों को बाहर निकालना, इससे संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? तो देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है इस पर 1987 में हस्ताक्षर किए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ओजोन परत के क्षरण के प्रति चिंताओं के संबंध में तैयार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रतिफल है जो कि कहाँ पर आयोजित हुआ था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी, वियना में। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, किगाली संशोधन किया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि सीएफसी को समाप्त करने के बाद निम्नलिखित में से किस रसायन ने इसका स्थान लिया? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि HCFC। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू हुआ था? तो देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये 1989 में लागू हुआ था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा 1987 में ओजोन परत की सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल है? तो देखिए 1987 में ओजोन परत की सुरक्षा हेतु जो अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। तो देखिए मैंने आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की कंप्लीट थ्योरी और MCQs करवा दिए जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपको कोई भी टॉपिक की डिमांड है जो आप चाहते हो बिल्कुल आसानी से मैं आपको समझा दूँ तो कॉमेंट में आप लिस्ट बना के भेज सकते हो, ठीक। कॉमेंट बॉक्स आपके लिए ही होता है ये। अब देखिए एक क्वेश्चन और रह गया इसका, वो भी करवा देता हूँ।
पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित एकमात्र संयुक्त राष्ट्र संधि जो सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा पुष्टि की गई। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऊपर बताया था ना मैंने आपको, सभी देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट संधि है वो है जैव विविधता संधि 1992, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 की हम बात करेंगे। तो देखिए जैव विविधता संधि 1992 पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित प्रमुख संधियों में से एक थी। तो इसलिए इसको ना कभी कभी रियो पृथ्वी सम्मेलन संधि भी बोल देते हैं, ठीक है। भारत 18 फरवरी 1994 को इस संधि का पक्षकार बना। इसी संधि के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित किया। अगर हम बात करें कि जो जैव विविधता संधि है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया कि 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर इस पे हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? जो 1992 का ही जो रियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ना, उसी के दौरान इस पे हस्ताक्षर हुए थे। इस पे हस्ताक्षर कब हुए थे? 5 जून 1992 को। कब? 5 जून 1992 को हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। कब से प्रभावी हुआ? 19 दिसंबर 1993 से प्रभावी हुआ। भारत ने 18 फरवरी 1994 को हस्ताक्षर किए थे। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका पालन करना सदस्य देशों के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य है। इसका सचिवालय कहाँ पर है? कनाडा के मॉन्ट्रियल में। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। संधि के 3 मुख्य उद्देश्य हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 3 मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? जैव विविधता का संरक्षण, जैविक संसाधनों का सतत उपयोग, तीसरा है लाभों का उचित साझाकरण। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या? जैव विविधता का संरक्षण। पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों, प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करना, ये इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा है जैविक संसाधनों का सतत उपयोग, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह उपयोग करना कि वह भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बने रहे। तीसरा है लाभों का उचित साझाकरण, यानी कि आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का देशों के बीच निष्पक्ष और समान बंटवारा सुनिश्चित करना। अब यहाँ पे जो वर्ड बार बार आ रहा है जैव विविधता, ये क्या है? जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर जीवन की विविधता से है, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, उनके जीन और उनके पारिस्थितिक तंत्र शामिल हैं। यह पारिस्थितिक संतुलन भोजन, दवाओं और जलवायु नियंत्रण के लिए आवश्यक हैं। अब देखिए मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं इससे जुड़े हुए वो करवा देता हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत जैव विविधता अभिसमय का पक्षकार कब बना? तो देखिए भारत जो है जैव विविधता अभिसमय का जो पक्षकार है ये 1994 में बना था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित जैविक विविधता पर ऐतिहासिक सम्मेलन को किस रूप में भी जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पृथ्वी सम्मेलन के रूप में, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित जैविक विविधता पर ऐतिहासिक सम्मेलन को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व जैव विविधता दिवस, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, ये कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 22 मई को। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जैव विविधता पर सम्मेलन पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो देखिए जैव विविधता पर सम्मेलन पर जो हस्ताक्षर किए गए थे वो थे रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। ये आपको ध्यान रखना है। जैव विविधता पर सम्मेलन पर हस्ताक्षर हुए थे रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के दौरान। अगला क्वेश्चन, जैविक विविधता अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो देखिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब पास हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी 2002 में। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट सम्मेलन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, पृथ्वी सम्मेलन 1992। तो देखिए पृथ्वी सम्मेलन जिसे कि हम अर्थ समिट भी बोलेंगे, जिसे आधिकारिक तौर पर पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन भी कहा जाता है। पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक बैठक मानी जाती है पृथ्वी सम्मेलन। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया। इसका आयोजन कब हुआ? 3 जून से 14 जून 1992 को। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। प्रतिभागी की बात करेंगे, 172 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। उद्देश्य क्या था पृथ्वी सम्मेलन का? विकास की ऐसी रूपरेखा तैयार करना जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक प्रगति की जा सके। यह है पृथ्वी सम्मेलन का उद्देश्य और इसे रियो शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि शिखर सम्मेलन को रियो
शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है, तो आप बोलोगे पृथ्वी सम्मेलन को, ये इसका दूसरा नाम है। और सारे फैक्ट मैंने आपको करवा दिए कि कहाँ पर इसका आयोजन हुआ, ठीक, कब इस पर हस्ताक्षर हुए, क्लियर कर दिया मैंने आपको। आगे हम बात करेंगे मुख्य पृथ्वी सम्मेलन के बारे में, मुख्य तथ्यों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे जो पृथ्वी सम्मेलन है ना, जो मेन पृथ्वी सम्मेलन है वो 3 हुए हैं। पहला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। यह 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था, जिसे रियो सम्मेलन या UNCED भी कहते हैं। UNCED का फुल फॉर्म क्या है? पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था, इसे जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया, जिसे सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन 2012 में हुआ था, यह रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में ही हुआ, जिसे Rio+20 या Rio+20 सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। अब देखिए फ्रेंड, जो पृथ्वी सम्मेलन से जुड़े जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो में पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के एजेंडा 21 में 21 किसका उल्लेख करता है? तो देखिए 1992 का जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें जो एजेंडा 21 की बात हुई है, तो एजेंडा 21 में 21 क्या है ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 21वीं सदी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 1992, 2002 और 2012 के क्रमश पहला, दूसरा और तीसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रियो डी जेनेरियो, जोहान्सबर्ग रियो डी जेनेरियो में। यह आपको ध्यान रखना है। 1992 वाला हुआ था रियो डी जेनेरियो में, 2002 वाला जोहान्सबर्ग में, और जो 2012 वाला है ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था। पहला, दूसरा और तीसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन की यहाँ पे बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रियो घोषणा जो है इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया था? तो देखिए पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन हुआ था जोहान्सबर्ग में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पर्यावरण और विकास पर 1992 का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, किस शहर में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में विकासात्मक प्रथाओं की सूची एजेंडा 21 को पेश किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रियो। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष में रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1992 में। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पृथ्वी शिखर सम्मेलन पूरा डिटेल में पढ़ा दिया। हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल आ गया है, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बनाया गया पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता था, जिसने विकसित देशों के लिए उत्सर्जन कम करना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया। यह UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो में अपनाया गया था, लेकिन यह 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। भारत ने अगस्त 2002 में इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। इसका मुख्य उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य की बात करेंगे। यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई ना कि इसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल क्यों पड़ा, क्योंकि 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो शहर में से अपनाया गया था। ठीक है, अगला हम देखेंगे मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य की। तो इसका मुख्य उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता को कम करना था ताकि ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके। इसका लक्ष्य क्या है? विकसित देशों के लिए 1990 के स्तर की तुलना में औसतन 5.2% उत्सर्जन कम करना तय किया गया। ये आपने ध्यान रखना है। प्रमुख गैसें जो इसमें बात हुई है जिनको कि एलिमिनेट किया जाएगा वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पैराफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इन 6
गैसों की बात हुई इसमें। अब देखिए क्योटो प्रोटोकॉल से जुड़े जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके बारे में था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को घटाने के लिए। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए और इसकी पुष्टि की? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2002 में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, UNFCC से। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वैश्विक तापमान वृद्धि से संबंधित क्योटो संधि को किस वर्ष में अंगीकार किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1997 में। वैश्विक तापमान वृद्धि से संबंधित क्योटो संधि को 1997 में अंगीकार किया गया। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल की पहली बैठक किस देश में हुई थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी, जापान में। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक राष्ट्रों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर अनिवार्य सीमा निर्धारित करती है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल। ये आपने ध्यान रखना है। तो देखिए मैंने क्योटो प्रोटोकॉल आपको कंप्लीट पढ़ा दिया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोटोकॉल है वो है कार्टेजेना प्रोटोकॉल। कौन सा? कार्टेजेना प्रोटोकॉल की बात करेंगे। कार्टेजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह मुख्य रूप से आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न संशोधित जीवित जीवों से संबंधित है। हस्ताक्षर कब हुए? 29 जनवरी 2000 को इसे अपनाया गया। प्रभावी कब से हुआ? ये 11 सितंबर 2003 से ये लागू हुआ। भारत की स्थिति की बात करेंगे। भारत इस प्रोटोकॉल का एक हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना है। मुख्य उद्देश्य और कार्य की बात करेंगे। LMOS का प्रबंधन, यहाँ पे मैंने आपको ऊपर क्लियर कर दिया कि LMOS क्या है। संशोधित जीवित जीवों की यहाँ पे बात हो रही है। इसका उद्देश्य उन संशोधित जीवित जीवों यानी कि लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के सुरक्षित हस्तांतरण और उपयोग को सुनिश्चित करना है जिससे जैव विविधता या मानव स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। CBD का पूरक है, देख लेंगे। यह जैव विविधता पर कन्वेंशन का एक पूरक समझौता है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब देखिए कुछ MCQs देख लेते हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। कार्टेजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो देखिए कार्टाजेना जो प्रोटोकॉल है ये संबंधित है जैव सुरक्षा समझौता से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता जीवित संशोधित जीव LMOS के सुरक्षित संचालन, परिवहन और उपयोग से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्टाजेना प्रोटोकॉल। अब देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल आ गया है जिनेवा प्रोटोकॉल 1925। ठीक है, जिनेवा प्रोटोकॉल 1925 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिनेवा प्रोटोकॉल मुख्य रूप से युद्ध के दौरान रासायनिक और जैविक हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका भी हस्ताक्षर हुए थे 17 जून 1925 को जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। लागू कब हुआ? 8 फरवरी 1928 को। भारत की स्थिति की बात करेंगे। भारत ने इस प्रोटोकॉल की पुष्टि की है और इसका सदस्य है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि जिनेवा प्रोटोकॉल क्या है। मुख्य रूप से युद्ध के दौरान रासायनिक और जैविक हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। मुख्य उद्देश्य देखेंगे इसका, युद्ध में रासायनिक हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना, युद्ध में जैविक हथियारों के उपयोग को प्रतिबंधित करना। यह प्रोटोकॉल इन हथियारों के उपयोग को प्रतिबंधित करता है लेकिन इनके उत्पादन, भंडारण या हस्तांतरण को नहीं रोकता था। ये फैक्ट आपने साथ में ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि जो कि जिनेवा प्रोटोकॉल से पूछे गए हैं। उससे पहले कुछ और थ्योरी वाला पार्ट भी आप देख लीजिए। जिनेवा प्रोटोकॉल की कमियां और बाद की संधियों के बारे में देखेंगे। यह प्रोटोकॉल इन हथियारों के उपयोग को प्रतिबंधित करता है लेकिन इनके उत्पादन, भंडारण या हस्तांतरण को नहीं रोकता था। इसलिए बाद में इसे और अधिक व्यापक बनाने के लिए 2 अन्य प्रमुख संधियां आई। कौन कौन सी? जैविक हथियार सम्मेलन 1972 और रासायनिक हथियार सम्मेलन 1993। सबसे पहले बात करेंगे जैविक हथियार सम्मेलन 1972 के बारे में। यह जैविक हथियारों के विकास, उत्पादन और भंडारण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाता है। दूसरा है रासायनिक हथियार सम्मेलन 1993। यह रासायनिक हथियारों के विकास, निर्माण और भंडारण को प्रतिबंधित करता है और उनके विनाश का आदेश देता है। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन है, जिनेवा प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किस चीज़ का युद्ध में उपयोग ना करने पर जोर देता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, रासायनिक एवं जैविक हथियारों के प्रयोग का। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन,
हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने जैविक हथियार सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित सम्मेलन में बढ़ते जैव आतंकवाद के खतरे की चेतावनी दी। पूछ रहा है BWC निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल पर आधारित है, यानी कि जैविक हथियार सम्मेलन जो है किस प्रोटोकॉल पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिनेवा प्रोटोकॉल पर। अगला क्वेश्चन, जिनेवा प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो जिनेवा प्रोटोकॉल पर 1925 में हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1925 का जिनेवा प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू हुआ। आंसर ऑप्शन सी, 1928 में लागू हुआ जिनेवा प्रोटोकॉल। अब देखिए फ्रेंड, जिनेवा प्रोटोकॉल मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया। अब जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है वो है मार्पोल सम्मेलन। ठीक है, मार्पोल सम्मेलन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मार्पोल सम्मेलन जो है ये समुद्री पर्यावरण को बचाने वाला सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक समझौता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा 1973 में अपनाया गया था। तो चीज़ क्लियर हो गई कि जो मार्पोल सम्मेलन क्या है, समुद्री पर्यावरण को बचाने वाला सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक समझौता है। मार्पोल का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स। हिंदी में जहाज़ों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। स्थापना की बात करेंगे 2 नवंबर 1973 को इसे अपनाया गया, लेकिन 1978 में टैंकर दुर्घटनाओं के बाद इसमें बड़े बदलाव किए गए, इसलिए इसे अक्सर मार्पोल 73-78 कहा जाता है। प्रभावी की बात करेंगे, यह पूर्ण रूप से 2 अक्टूबर 1983 को लागू हुआ। भारत की स्थिति की बात करेंगे तो भारत इस सम्मेलन का एक हस्ताक्षरकर्ता सदस्य देश है। मार्पोल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। मार्पोल सम्मेलन किस वर्ष अपनाया गया था। तो देखिए, मार्पोल सम्मेलन जो है ये कब अपनाया गया था पूछा जा रहा है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1973 में। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मार्क कर लीजिए। मार्पोल 73-78 मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रशासित किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वर्तमान में मार्पोल प्रोटोकॉल को किस संक्षिप्त नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्पोल 73-78। यह आपने ध्यान रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा आ गया है नेक्स्ट बैसल कन्वेंशन। क्या आ गया है, बैसल कन्वेंशन। बैसल कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका मुख्य उद्देश्य खतरनाक कचरे के सीमा पार हस्तांतरण को नियंत्रित करना और पर्यावरण की रक्षा करना है। यह विशेष रूप से विकसित देशों से विकासशील देशों में जहरीले कचरे की डंपिंग को रोकने के लिए बनाई गई थी। 22 मार्च 1989 को इस पर हस्ताक्षर हुए बैसल, स्विट्ज़रलैंड में। 5 मई 1992 को यह प्रभावी हुआ। भारत की स्थिति की बात करेंगे, भारत का सदस्य है। 1992 में पुष्टि की गई। मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि जो बैसल कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि होता है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, खतरनाक कचरे के सीमा पार हस्तांतरण को नियंत्रित करना और पर्यावरण की रक्षा करना। हस्ताक्षर हुए थे 22 मार्च 1989 को बैसल, स्विट्ज़रलैंड में, इसलिए इसको बैसल कन्वेंशन कहा जाता है। कब से प्रभावी हुआ, 5 मई 1992। भारत इसका सदस्य है, ये आपने ध्यान रखना है। आगे मैं आपको एक और फैक्ट बताना चाहता हूँ। यह कन्वेंशन रेडियोधर्मी कचरे पर लागू नहीं होता है क्योंकि इसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के मानकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि उद्देश्य क्या है, खतरनाक कचरे यानी कि हैजार्डस वेस्ट के सीमा पार हस्तांतरण को नियंत्रित करना। लेकिन इसके अंतर्गत जो रेडियोधर्मी कचरा होता है ना, रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, वो इसके अंतर्गत नहीं आता। अब हम बैसल कन्वेंशन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारा, बैसल कन्वेंशन को किस वर्ष अपनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1989 में अपनाया गया था बैसल कन्वेंशन को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बैसल कन्वेंशन मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो देखिए, बैसल कन्वेंशन जो है ये मुख्य रूप से खतरनाक अपशिष्टों का सीमा पार संचालन से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बैसल कन्वेंशन प्रभावी कब हुआ। तो देखिए, बैसल कन्वेंशन जो है 1992 में प्रभावी हुआ था, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैसल कन्वेंशन का सचिवालय कहाँ स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिनेवा में। ये आपने ध्यान रखना है। अब हमारे पास एक महत्वपूर्ण सम्मेलन और आ गया है, रॉटरडैम कन्वेंशन। ठीक है, रॉटरडैम कन्वेंशन की हम बात करेंगे तो रॉटरडैम कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के व्यापार से जुड़ी है।
इसका मुख्य उद्देश्य देशों के बीच रसायनों के आयात निर्यात में सूचना साझा करना और मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। रॉटरडैम कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुए 10 सितंबर 1998 को रॉटरडैम, नीदरलैंड में। ये आपने ध्यान रखना है, इसलिए इसको रॉटरडैम कन्वेंशन कहते हैं। हस्ताक्षर कब हुए? 1998 को रॉटरडैम, नीदरलैंड में। यह 24 फरवरी 2004 से लागू हुआ। 24 फरवरी 2004 से लागू हुआ। सचिवालय की बात करेंगे, इसका सचिवालय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। भारत ने 24 मई 2005 को इसकी पुष्टि की थी कि भारत इसका सदस्य है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट MCQs देख लेते हैं इससे। तो देखिए रॉटरडैम अभिसमय किससे संबंधित है? तो देखिए रॉटरडैम अभिसमय जो है ये संबंधित है जहरीले रसायनों के उपयोग को सीमित करने से। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसल कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन और स्टॉकहोम कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रदूषकों का प्रबंधन से संबंधित है ये तीनों कन्वेंशन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक सम्मेलन खतरनाक रसायनों के आयात और निर्यात को विनियमित करने के लिए बनाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रॉटरडैम सम्मेलन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर ने बैसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम सम्मेलनों के 2025 सम्मेलनों की मेजबानी की? तो 2025 का जो सम्मेलन हुआ है कहाँ पर हुआ है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, जिनेवा। तो फ्रेंड्स हमारा ये रॉटरडैम सम्मेलन भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, रॉटरडैम सम्मेलन भी कंप्लीट हुआ, यानी कि रॉटरडैम कन्वेंशन भी कंप्लीट हुआ। अब हमारा नेक्स्ट आ गया और ये आखिरी है मीनामाता कन्वेंशन। कौन सा? मीनामाता कन्वेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए मीनामाता कन्वेंशन जो है पारे यानी कि मर्क्यूरी के हानिकारक प्रभावों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को बचाने के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया। जो मीनामाता कन्वेंशन है ये पारे यानी कि मर्क्यूरी के हानिकारक प्रभावों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को बचाने के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संधि है। उद्देश्य क्या है? पारे के मानव जनित उत्सर्जन और रिसाव को नियंत्रित करना। अगर हम बात करें इसका नाम कैसे पड़ा, तो इसका नाम जापान के मीनामाता शहर के नाम पर रखा गया है, जहां 1950 के दशक में पारे के प्रदूषण से भयानक मीनामाता रोग फैला था। इसे 2013 में जिनेवा में अपनाया गया और अक्टूबर 2013 में जापान में इस पर हस्ताक्षर किए गए। यह संधि 16 अगस्त 2017 को आधिकारिक रूप से लागू हुई। भारत ने 2014 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। भारत ने 2018 में इसकी पुष्टि की, जिससे वह इस संधि का पूर्ण सदस्य बन गया। तो आई होप आपको चीज़ क्लियर हो गई मीनामाता कन्वेंशन क्या है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। किस भारी धातु के उत्सर्जन को संबोधित करने के लिए 2013 में जापान में मीनामाता अभिसमय आयोजित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पारा यानी कि मर्क्यूरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मीनामाता सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? तो देखिए मीनामाता सम्मेलन जो है 2013 में हुआ था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव स्वास्थ्य की रक्षा और पारे के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर 2013 में कहाँ पर हस्ताक्षर किए गए थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान के मीनामाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनामाता त्रासदी मीनामाता खाड़ी में पलने वाली मछलियों को खाने के कारण हुई थी, जो किससे दूषित हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिथाइल मरकरी से। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, मीनामाता रोग पहली बार किस देश में देखा गया था? तो मीनामाता रोग जो है पहली बार जापान देश में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मीनामाता रोग मछली खाने से होता है जिसमें किसका उच्च स्तर होता है? तो देखिए उसमें जो मीनामाता रोग है मछली खाने से होता है, और जिसमें जो पारा होता है ना, पारा जिसे कि मर्क्यूरी बोलते हैं, मर्क्यूरी का उच्च स्तर हो जिसमें मछली में होता है, उससे मीनामाता रोग होता है। तो फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई। अब आपके 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना, और आपका मैंने टॉपिक कंप्लीट करवा दिया। अब आपको किसी और सोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कंप्लीट वीडियो थी अपने आप में। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन, रामसर कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आधारभूमि पर एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संधि किस वर्ष और किस देश में अपनाई गई थी? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉकहोम सम्मेलन का मुख्य नारा क्या था? 4 ऑप्शन। नेक्स्ट, सतत विकास शब्द को निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट ने अधिक लोकप्रिय बनाया?
तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर आपको 11,000 जीके जीएस की नीड है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं आप सभी के लिए ये सीरीज़ स्टार्ट कर सकूं, जिसमें कि जीके जीएस की आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। सभी टाइप के क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उनका कलेक्शन रहने वाला है। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है ये भी मुझे ज़रूर बताना। कोई टॉपिक अगर आपको पढ़ना है, सभी टॉपिक के नाम आप कॉमेंट में लिख सकते हो, मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। और आपको बताना चाहता हूँ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs वाली हमारी PDF होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का PDF चाहिए, या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का PDF चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस का नोट्स हो गया, जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स, तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे इस पे मिल जाएगा, ठीक है। इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999। इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए, raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको, या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो, raviaditipublication.com, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।